कॉल मी एक्सप्लेनर प्रेजेंट्स ट्विलाइट सेगा ब्रेकिंग डाउन पार्ट 2। कहानी की शुरुआत होती है और हमें बताया जाता है कि बेला अब वैम्पायर बन चुकी है। एडवर्ड वहाँ पर आता है और बेला को गले लगाता है। वैम्पायर बनने की वजह से बेला में बहुत ज्यादा शक्ति आ चुकी है। वो हर चीज को काफी डीप तरीके से देख पाती है और समय को धीमा भी कर सकती है क्योंकि उसकी देखने की स्पीड बढ़ जाती है। तब एडवर्ड बेला को बोलता है कि अगर कोई पहले नया वैम्पायर बना तो उसे खून की तलब लगती है, तो क्या हम शिकार के लिए चले। तो बेला उसके साथ शिकार के लिए जाती है। उसकी स्पीड काफी तेज हो गई थी और वो काफी चीजों को धीमी और बड़ी तेज तरीके से देख सकती है। वो शिकार करने के लिए जंगल में उसे एक इंसान की खुशबू आती है। उसका शिकार करने के लिए उसके पीछे तेज भागती है उसका खून पीने के लिए, लेकिन एडवर्ड वहाँ पर उसे रोक लेता है। एडवर्ड उसे बोलता है कि तुम एक इंसान का खून नहीं पियोगी, तुम्हें वेजिटेरियन वैम्पायर बनना है। तुम इंसान का खून छोड़कर किसी जानवर का खून पी सकती हो। और तभी बेला को एक हिरन दिखती है, लेकिन हिरन के पीछे शेर लगा हुआ था, तो इसीलिए बेला उस शेर को खा लेती है, यानी उसका खून पी लेती है। बेला और एडवर्ड फिर से घर पहुंचते हैं। कार्लाइल फैमिली बेला का स्वागत करती है क्योंकि अब वो भी वैम्पायर बन चुकी है। अपनी बेटी रिनेस्ली को वो सबसे पहले हाथ में लेती है। अभी तो 2 दिन ही हुए और तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई। तब कार्लाइल उसे बताते हैं कि ये ह्यूमन और वैम्पायर की मिक्स ब्रीड है। ये काफी जल्दी बड़े होते हैं और इनकी शक्ति बहुत बड़ी होती है। रिनेस्ली अपनी माँ बेला के गाल पर हाथ रखती है। तब उसे बीती हुई बातें याद आने लगती है जो कि रिलेटेड थी उस बच्ची से। तब बेला बोलती है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल है। तब एडवर्ड बताता है कि जैसे मैं माइंड रीड कर सकता हूँ लोगों के, वैसे ही रिनेस्ली भी उन्हें उनकी पुरानी यादों तक पहुंचा सकती है। वो सब कुछ याद दिला सकती है जो उन्होंने महसूस किया है। जेकब वहाँ पर आता है और कहता है मुझे इस बच्ची को अपने साथ ले जाना होगा। बेला बोलती है ऐसा क्यों। तब जेकब उसे बताता है कि अगर हमारी छाप किसी पर पड़ जाती है तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम उससे बचाए, इसलिए हम उसकी मरते दम तक रक्षा करते हैं जब तक हमारे शरीर में जान है तब तक, और मैं उसे अपने साथ ले जाऊंगा। लेकिन बेला काफी गुस्सा हो जाती है और कहती है कि मैं तुम्हें अपनी बेटी को कहीं नहीं ले जाने दूंगी। वो अपनी बेटी को पाकर काफी खुश होते हैं। देखते ही देखते उसकी बेटी रिनेस्ली काफी बड़ी होने लगती है। वो 8 साल की हो गई थी और फिर एक दिन की बात है जब बेला अपनी बेटी को लेकर जेकब के साथ एक मैदान में खेल रही थी। वो वहाँ पर बर्फ गिर रही थी। तब बेला अपनी बेटी से बोलती है कि मुझे एक स्नोफॉल पकड़ कर दिखाओ। रिनेस्ली एक हाई जंप लगाती है स्नोफॉल को पकड़ने के लिए। एरिना जो कि एक बुरी वैम्पायर है वो उस बच्चे को देख लेती है। और यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि ह्यूमन और वैम्पायर का जब मिक्सचर संतान होती है तब वो इमॉर्टल वैम्पायर होता है। और ऐसे वैम्पायर को जन्म देना गुनाह है, अपराध है, जिसकी वजह से वो वहाँ से चली जाती है और पहुँचती है वॉल्ट्री साम्राज्य में। और वो बेला और एडवर्ड की शिकायत करती है और कहती है कि बेला और एडवर्ड की एक संतान हुई है जो कि एक इमॉर्टल वैम्पायर है। इमॉर्टल वैम्पायर्स को ये लोग मार दिया करते हैं क्योंकि वो ग्रेट शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। उन्हें कोई भी हरा नहीं सकता। वो अपनी एक आवाज से कई पूरे गांव को भी तबाह कर सकते हैं। इसीलिए वो ये ठान लेते हैं कि फोक शहर में जाकर वो उसकी बच्ची को मार देंगे। एलिस को इस बात का पता चलता है तो काफी हैरान हो जाती है। अब इस बच्ची का पता वो एरो को लग चुका है और एरो ये समझ रहा है कि ये बच्ची इमॉर्टल है। ये बात वो अपने परिवार से बोलती है और वो किसी भी वक्त यहाँ पर इस बच्चे को मारने के लिए आ सकता है। तभी कार्लाई बोलते हैं कि ये बच्ची तो एक आमसुई बच्ची है, ये एक हाफ इमॉर्टल बच्ची है, ये उन लोगों को खतरा कभी भी नहीं होंगी। लेकिन इस बात का विश्वास यकीन हम उस एरो को कैसे दिलाए। तो अब हम इसके लिए गवाहों को जुटाने में लगते हैं क्योंकि एरो गवाहों को सहमति से चलता है। और फिर कार्लाइल फैमिली बढ़ जाती है और उन जैसे वैम्पायर्स के पास जाती है और उन्हें सच्चाई बताती है। वो अलग अलग शहरों में अलग अलग देशों में जाकर उन वैम्पायर से मिलते हैं और उन्हें बताते हैं कि बेला एक इंसान थी और एडवर्ड एक वैम्पायर और उनका एक बच्चा हुआ है जो कि हाफ इमॉर्टल है। वो इमॉर्टल वैम्पायर नहीं है लेकिन एरो से मारना चाहता है। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मेरी बेटी के फेवर में उसको गवाही दे ताकि वो इसे ना मारे और हमारा परिवार बच जाए। वो 18 वैम्पायर्स को अपनी टीम में जुटा लेते हैं। तब ये एलिस और जैस्पर घर छोड़कर भाग जाते हैं एक लेटर के साथ और वो लेटर मिलता है बेला को। और फिर अगले दिन पूरी कार्लाइन फैमिली बेला को तैयार करती है वॉल्टरी से मिलने के लिए। तभी पता चलता है कि बेला में काफी ज्यादा शक्तियां है क्योंकि उसमें इंसानी खून भी है और विषाद जहर। उसकी ताकतों को चेक करने के लिए एमिट और बेला दोनों आपस में पंजा लड़ाते हैं, लेकिन एमिट को बेला पंजे में हरा देती है और वो उस पत्थर को भी तोड़ देती है जिस पर वो पंजा लड़ रहे थे। ये सब देखकर बाकी वैम्पायर शॉक हो जाते हैं और यहाँ पर ये भी पता चलता है कि बेला के अंदर एक और पावर्स है जो कि शील्ड पावर है। सभी में कुछ ना कुछ खास पावर है। एक वैम्पायर के पास है कि वो पृथ्वी के सभी एलिमेंट्स
को जोड़कर उनको यूटिलाइज कर सकता है। किसी में ऐसी शक्ति है जो सामने की रियलिटी को बदल देती है। किसी के पास है वो दूर तक देख सकती है, किसी के पास स्ट्रेंथ है, शक्ति है, कोई फास्ट है, किसी के पास ऐसी शक्ति है कि वो किसी का माइंड चेंज कर सकते हैं। जितने भी 18 वैम्पायर्स जो कि कार्लाइन फैमिली लेकर आई है, उन सभी में कुछ ना कुछ खास बात है। वो बैठकर ये बातें करते हैं कि अगर हम वॉल्टेरी से लड़ेंगे तो उनके पास भी बहुत खास पावर्स है और उनकी सेना बहुत बड़ी है, तो वो हमें खत्म कर सकते हैं क्योंकि हमारी तादाद कम है। तब एडवर्ड उन्हें विश्वास दिलाता है कि ये जंग मेरे लिए है, मेरे तरफ से शुरू हुई है, मेरे बच्चे के लिए है, तो अगर आप लोग मेरे साथ लड़ो तो लड़ सकते हो, अगर नहीं चाहते तो मैं अकेला भी इस जंग को लड़ दूंगा। सभी में जोश जग जाता है ये बात सुनकर और कहते हैं सभी कि एडवर्ड हम तुम्हारे साथ इस जंग को लड़ेंगे और सभी प्लानिंग करने लगते हैं वॉल्टेरी को हराने की। और उनमें से कुछ ऐसे भी वैम्पायर्स है जो कि 1500 सालों पहले वॉल्टेरी के साथ काम करा करते थे। वॉल्टेरी ने उनके परिवार के साथ गलत किया था, इसीलिए उनके परिवार को उनकी वजह से खामियाजा भुगतना पड़ा। कुछ वैम्पायर्स ऐसे थे जिनकी दुश्मनी वॉल्टेरी से काफी पुरानी थी। रिनेस्ली को बेला एक ताबीज देती है जिसमें बेला और एडवर्ड की फोटो लगी थी। वो रिनेस्ली से कहती है कि बेटा हमें तुम्हारे से बहुत प्यार है और हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, और अगर हमें इस जंग में कुछ हो जाता है तो जेकब को तुम्हारे साथ छोड़ दूंगी और वो तुम्हें किसी सुरक्षित जगह ले जाएगा। इस लॉकेट को तुम हमेशा अपने पास रखना। तभी नेक्स्ट मॉर्निंग वॉल्टेरी साम्राज्य भी कार्लाइन फैमिली से लड़ने के लिए तैयार आया। कार्लाइन फैमिली भी वॉल्टेरी का इंतजार एक मैदान में कर रही थी। कार्लाइन एरो से बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं कि अगर हम ये लड़ाई करने के बदले आपस में बात करें जैसा हमारा पुराना रिवाज है। तब एरो इस बात से मान जाता है और फिर आपस में बातें करते हैं और एक दूसरे को मनाने लगते हैं। तभी कार्लाइन उन्हें बताते हैं कि हम तुम्हें बस इतना ही बताना चाहते हैं कि ये इंसान और वैम्पायर की मिलीजुली एक संतान है जो कि इमॉर्टल वैम्पायर नहीं है। अगर तुम मेरी इस बात पर यकीन कर लो तो मैं इन सभी को गवाह लेकर आया हूँ। ये सब लड़ने के लिए नहीं आए यहाँ पर, बल्कि मेरे गवाह है। इन्हें पता है कि ये बच्ची कोई इमॉर्टल वैम्पायर नहीं बल्कि एक नॉर्मल वैम्पायर है। तुम ये लड़ाई छोड़ दो और वापस अपने साम्राज्य में चले जाओ। तभी वॉल्टेरी बोलता है कि ठीक है मैं ये बात मान भी जाओ, लेकिन वीडियो के साथ तुमने अपने संबंध बढ़ाए हैं जो कि हमारे रूल्स के खिलाफ है। हमें अपना राज राज ही रखना होता है, किसी को भी बताना नहीं होता। तुमने अपना राज इन वीडियो को बता दिया तो ये भी इस लड़ाई को लड़ने का बढ़ावा देने का एक कारण बन जाता है। तभी वहाँ पर एलिस आ जाती है और वॉल्टेरी को बोलती है कि मैं चाहे तुम्हें कितना भी सच क्यों ना दिखा दूं, लेकिन तुम मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे। और तभी कार्लाइन और वॉल्टेरी की पूरी टीम लड़ने के लिए आपस में आने लगती है और वो एक दूसरे पर हमला बोल देते हैं। वॉल्टेरी साम्राज्य के लोग कार्लाइन फैमिली पर हमला करने लगते हैं और एक दूसरे को मारने लगते हैं और उसमें भेड़िए भी आ जाते हैं और वॉलंटरी का सामना करने लगते हैं जिसमें कई सारे वैम्पायर्स की जान भी जाती है और साथ ही भेड़ियों की भी। और तभी रैमे मिलर भी वहाँ पर आते हैं और वो अपनी एलिमेंट वाली पावर को यूज करते हैं। जमीन पे एक जोर से मुक्का मारते हैं जिसकी वजह से जमीन के 2 टुकड़े हो जाते हैं और 2 भागों में वो बढ़ जाती है, जिसकी वजह से कई सारे वैम्पायर्स और भेड़िए उस खड्डे में गिर जाते हैं और लड़ाई बहुत खतरनाक रूप ले लेती है। तभी जेन और एलिस के बीच लड़ाई होती है और दूसरी तरफ एडवर्ड, बेला और वॉल्टेरी के बीच लड़ाई होती है। सभी कुछ खास वैम्पायर्स में कुछ खास पावर्स थी, इसीलिए वैसे ही बेला में भी कुछ खास पावर्स थी जो कि थी शील्ड की पावर, और जेन जो कि अपने जादुई शक्तियों से किसी को भी वो मजबूर कर सकती थी, वो अपने घुटनों पे बैठ जाए इस तरह से वो उसे मजबूर करती थी। तो वो एडवर्ड के ऊपर इसका इस्तेमाल करने वाली थी। तभी बेला के पास शील्ड की पावर्स थी, इसीलिए वो अपना जादू एडवर्ड पर नहीं चला पाती। और तभी एडवर्ड और बेला मिलकर वॉल्टेरी की गर्दन तोड़ देते हैं और उसे जान से मार देते हैं। और तभी पता चलता है कि ये विजन है एलिस का। और मूवी की शुरुआत में मैं बताया था कि एलिस घर छोड़कर भाग गई थी, लेकिन वो भागी नहीं थी इनके डर से, बल्कि गई थी वो त्रिकोना कबीले के पास। त्रिकोना कबीले के से एक आदमी को लेकर आती है जो बताती है ये भी एक हाफ इमॉर्टल है और इसके फादर और मदर भी उसी की तरह, यानी कि मदर इंसान और फादर वैम्पायर थे। ये जब 7 साल का था तभी पूरी तरह से जवान हो चुका था। तभी वॉल्टेरी पूछते हैं कि तुम्हारी एज कितनी है। वो लड़का बताता है 150 साल, और मेरी एज 7 साल तक के बड़ी थी, उसके बाद बढ़ना बंद हो गई और मैं 150 सालों से इसी रूप के अंदर लोगों से अपना राज छुपाए एक कबीले के अंदर रहता हूँ। तब जाकर वॉल्टेरी को ये पता चलता है कि ये लड़की अपना राज छिपा सकती है और ये किसी के लिए भी खतरनाक नहीं है। ये बात सुनकर वहाँ से वो चला जाता है। ये लड़ाई खत्म होने के बाद कार्लाइन फैमिली पूरी तरह
तरह से सेफ होती है और वो अपने घर चली जाती है। और अब वो कार्लाइन फैमिली बहुत खुश है। और जैसे ही बेला और एडवर्ड की बेटी बड़ी होती जाएंगी वैसे ही हम देखते हैं कि जैकब नेस्ली का साथी हो गया है और वो उसी के साथ रहता है। तो इसी के साथ यहाँ पर इस मूवी और इस वीडियो का भी एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर और कमेंट करे बगैर तो कहीं मत जाना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लगे हाथ दबाए बेल आइकन को भी, ताकि ऐसे ही ऑसम रिलेटेड डेली कंटेंट आपको मिलता रहे। अगले वीडियो मिलते हैं जल्द ही। एंड आई एक्सप्लेन मूवीज सो यू शुड कॉल मी एक्सप्लेनर।